सभी को गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? चलो भाई, बहुत शानदार। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और शानदार ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास की प्रैक्टिस सीट आप लोगों को मिल गई होगी, हैं भाई? पिछली क्लास की प्रैक्टिस सीट भी आप लोगों को मिल गई होगी और प्रैक्टिस आपने कर भी ली होगी। देखो, पहली दो क्लासेस में हमने प्रोनाउन का बेसिक पार्ट कवर करा कि प्रोनाउन क्या होता है, उसके अलावा प्रोनाउन के केस क्या होते हैं, सब्जेक्ट में अगर हमें प्रोनाउन लगाना है तो क्या लगाना चाहिए, ऑब्जेक्ट में अगर हमको प्रोनाउन लगाना है तो क्या लगाना चाहिए। पजेसिव केस की बात करते हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव कहिए या पजेसिव डिटर्मिनर कहिए, तो पजेसिव डिटर्मिनर कौन से होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन को कब यूज करना होता है, पजेसिव डिटर्मिनर को कब यूज करना होता है। इन सारी चीज़ों पे हम ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं और इसकी एक प्रैक्टिस सीट, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम उसी तरीके से चीज़ें आपको देंगे। भाई ध्यान रखिएगा, आपको प्रैक्टिस सीट उसी प्रकार से मिलेंगी जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन आज हम पढ़ेंगे, है ना। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, अगर रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक आज ही खत्म हो जाता है तो इसकी प्रैक्टिस सीट आपको आज ही मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि रिफ्लेक्सिव हमारा 2 क्लास चल जाता है, तो फिर भाई आप मान के चलिए कि फिर इसकी प्रैक्टिस सीट आपको तब मिलेगी जब ये चैप्टर खत्म होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव जब हमारा कंप्लीट होगा। इसका मतलब है कि अगर रिफ्लेक्सिव 2 क्लास में होता है तो 2 क्लास की एक ही सीट मिलेगी, अगर रिफ्लेक्सिव एक ही क्लास में हो गया तो एक ही क्लास में मिल जाएगी। तो यानी कि हम डेली की डेली क्लास सीट ना देके हमारा जो टारगेट है वो ये है अब से कि हम टाइप वाइज सीट आपको दें, यानी कि जैसे ही एक तरीके का एक टाइप हमारा खत्म हो जाता है, जैसे कि एक हमारा प्रोनाउन में टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों एक जैसे काम करते हैं, तो जब ये दोनों हम पढ़ लेंगे तो इस पे प्रैक्टिस सीट दे देंगे। वैसे ही जब हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लेंगे तो रिलेटिव पे सीट दे देंगे। उस प्रकार से हमारी सीट मिलेंगी। पहली सीट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जरूर कर ली होगी, उसके सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लास में कुछ डाउट्स हैं, मतलब जो सीट है उसमें कुछ डाउट्स हैं, ठीक है। तो क्या क्या डाउट्स हैं वो बता दीजिए एक बार मेरे को, मैं क्लियर कर दूंगा भाई डाउट्स। जिस बच्चे का जो भी डाउट होगा हम आपको क्लियर कर देंगे। बताइए, बता दीजिए एक बार डाउट क्या क्या है, आज की क्लास के अंत में वो डाउट्स ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 16। चलो भाई, बाकी भाई आज 2 बजे भी क्लास आपकी होगी 2 PM, और जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 PM पे जो आपकी क्लास होगी वो होगी RC, यानी कि जो हम पैसेज पढ़ाते हैं उसकी। पैसेज की क्लास 2 बजे होगी, जरूर होगी। उस दिन माइक की वजह से लास्ट क्लास नहीं हो पाई, मुझे बहुत निराशा हुई उस दिन कि यार बताओ, मैं मतलब घर से फटाफट दौड़ा दौड़ा इधर आया क्लास लेने के लिए और फिर लास्ट में माइक काम ना करे, तो इस चक्कर में फिर मुझे भी बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। आ जाओ भाई, सबसे पहले भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अल्टीमेटली होते क्या हैं। क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव? बेटा आपने अक्सर करके साइंस में सुना होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिकली किसी चीज़ की परछाई है ना, यानी कि जब कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, यानी किसी चीज़ का वापस आना हम कह सकते हैं रिफ्लेक्ट करना। जैसे कि हमने किसी कांच पे लाइट डाली तो वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि लाइट वापस आ रही है। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, जब कोई काम ऐसा हो, देखिए आप बहुत सारे लोगों को बहुत बार कोई चीज़ ऐसे समझाई है मैंने कि देखिए सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, एक आपकी वर्ब होती है सेंटेंस में, और एक आप मान के चलिए ऑब्जेक्ट होता है आपका सेंटेंस में। आप सभी जानते हैं कि ये जो वर्ब होती है ना, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि इस वर्ब का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है एक्शन। एक्शन, वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, एक्शन को दिखाती है, यानी कि अगर आप वर्ब की बात करते हो तो ये एक्शन। एक्शन का मतलब है कोई भी कार्य, कोई भी किसी चीज का होना, तो यानी कि किसी चीज का करना ये दिखाती है। और भाई इस एक्शन को करता कौन है, इसको करता है इसका ही करता, यानी कि इसका सब्जेक्ट। तो किसी काम को करने वाला कौन होता है भाई, सब्जेक्ट होता है। अब जो एक्शन का फर्क पड़ता है वो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। किस पे पड़ता है भाई, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो ये कुछ करता है
और क्या करता है, ये वाला काम करता है जो वर्ब होती है, और इसका फर्क किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होगा कि कोई वर्ब ऐसी है जिसमें फर्क तो पड़ता है लेकिन उसका फर्क ऑब्जेक्ट पे ना पड़ के सब्जेक्ट पे ही पड़ जाता है। जैसे कि देखिएगा भाई, देखिएगा, जैसे कि मैंने लिखा ये बॉटल है और ये मार्कर है, मैंने कहा आई हिट द बॉटल, मैंने मार्कर से हिट किया, तो आई यानी कि मैं सब्जेक्ट हूं, तो मैं कुछ कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं हिट कर रहा हूं, हिट कर रहा हूं, है ना, हिट करने का काम कर रहा हूं, यानी कि मारने का काम कर रहा हूं। अगर बेटा मैं हिट कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट, और क्या कर रहा हूं, हिट कर रहा हूं, तो हिट आपका हो गया वर्ब। और किस चीज को हिट कर रहा हूं, मेरे हिट करने का फर्क किस पे पड़ रहा है, तो इस बॉटल पे फर्क पड़ रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन मान के चलिए भाई, मान के चलिए मैंने हिट किया और मैंने खुद को ही हिट किया, यानी कि हिट करने वाला भी मैं और उस एक्शन का फर्क भी मेरे ऊपर पड़े, तो ऐसे केस में उसको हमें दिखाने के लिए बताना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा एक्शन है जिसका फर्क खुद पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर एक्शन को रिफ्लेक्ट करके दिखाना है तो भैया ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा। बहुत सिंपल बात ये है। जैसे कि देखिएगा, मैंने कहा मैंने अपनी उंगली में ऐसे करके मारा और मैंने कहा मैंने अपनी उंगली को इंजर्ड कर दिया, आई इंजर्ड माई फिंगर। अब देखो किया किसने, मैंने, और किया किसको, अपनी उंगली को। तो मैंने इंजर्ड किया, उंगली को इंजर्ड किया, करने वाला मैं, होने वाला उंगली। अब लेकिन आप कहोगे कि सर उंगली आपकी, बेटा ऐसे नहीं सोच सकते। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने खुद को इंजर्ड कर लिया, तो जब ये खुद वाला मीनिंग आता है तो मैं कहूंगा आई इंजर्ड माई सेल्फ, तो बताना पड़ेगा ना। जैसे मैंने सिर्फ इतना कह दिया आई इंजर्ड, क्या कोई मीनिंग है इसका, किसको इंजर्ड किया मैंने? हो सकता है मैं मुक्का मार के किसी दूसरे को इंजर्ड कर दूं, और हो सकता है मैं मुक्का मार के अपने को इंजर्ड कर लूं, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो यानी कि जहां पे हमें ये बताना हो, जहां पे हमें ये बताना हो कि आपने किस चीज को इंजर्ड किया या किस चीज को हिट किया, ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरा नहीं है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हमने दो तीन चीजें सीखी। पहली बात भाई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा और हमेशा कहां पे आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे। पहला पॉइंट ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। और ये यूज भी कब हो रहे हैं बेटा, ये तब यूज हमने करे जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो, करने वाला भी वही और जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वह भी वही। जब दोनों सेम होते हैं तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा कहां लगता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, आ जाइए भाई। अगर ये बात क्लियर है तो भाई एक चीज और समझते हैं। देखो ये बात जो मैंने बताई है इसको मैंने यहाँ लिख भी रखा है, तो जिन बच्चों को नोट्स बनाने होते हैं वो यहाँ से देख लेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मैंने सामने अभी बताया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट तभी बना सकते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। और इसी चीज को हमने इंग्लिश में भी लिख रखा है, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं। बाकी लिखने से ज्यादा जरूरी है आपका समझना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लगाते हैं। दोबारा से सुनेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब आते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो। यानी कि अगर आई सब्जेक्ट है तो एक्शन का प्रभाव भी आई पे पड़ना चाहिए, तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव आएगा। अगर ही सब्जेक्ट है तो एक्शन का प्रभाव भी ही पे पड़ना चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव आएगा। और रिफ्लेक्सिव कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आता है, रिफ्लेक्सिव हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे ही आता है। तो पहली बात तो भाई आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अब भाई बात करेंगे दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर बात क्या है कि सर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई के लिए रिफ्लेक्सिव क्या है बेटा, आपको ये सारे पता होने चाहिए। अगर आई आपका सब्जेक्ट है
तो आई के लिए जो रिफ्लेक्सिव बनेगा वो क्या बनेगा, माई सेल्फ बनेगा। सारे बच्चे एक बार इन सारी की सारी लिस्ट को यहाँ पे लिख के बताएंगे कि क्या आपका बनेगा। ऐसे ही अगर हमने सेकंड आपका प्रोनाउन देखा यानी कि वी का जो बेटा रिफ्लेक्सिव बनता है वो आपको क्या याद रखना है, आर सेल्स। क्या याद रखना है, आर सेल्स। देखो भाई, जो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं उनमें पीछे सेल्फ आता है। क्या आता है, सेल्फ आता है। और जो प्लूरल को रिप्रेजेंट करते हैं उनमें पीछे सेल्फ्स आता है, VES आता है, SELVES। ठीक है, ऐसे ही अगर बेटा यू है, देखो आई का मतलब एक ही आदमी होता है, आई मैं हूं ना भाई, मैं ही तो आई हूं। अगर मैं हूं तो अकेला हूं तो इसीलिए माई सेल्फ बनता है, सेल्फ्स नहीं बनेगा। इस चीज पे भी एसएससी बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेता है। लेकिन बेटा हमने कल की क्लास यानी कि हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एक बात देखी थी कि यू तो एक आदमी को भी दिखा सकता है और यू एक से ज्यादा के लिए भी लगा सकते हैं। अगर मेरे सामने एक महापुरुष बैठे हैं या मेरे पास सामने कोई भी बैठा है, मैं उनसे कहूंगा यू आर ऑनेस्ट, मैंने कहा आप ईमानदार हैं। अब यू हो सकता है मैं एक आदमी के लिए कह रहा हूं और यू हो सकता है मेरे सामने 5 लोग बैठे हैं, यानी कि यू हम एक आदमी के लिए भी लगा सकते हैं और 5 के लिए लगा सकते हैं, 15 के लिए लगा सकते हैं। इसीलिए जब यू का बेटा रिफ्लेक्सिव बनाते हैं तो हम इसके रिफ्लेक्सिव दोनों तरीके से बना सकते हैं। हम इसका रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ भी कह सकते हैं क्योंकि ये सिंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, और हम इसका रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। दोनों आपके करेक्ट हैं, जो आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है, सो योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। इज इट क्लियर? देखो भाई आगे बढ़ेंगे, आई वी यू और आपका इसके बाद में देखो ये दोनों किस में आ रहे थे आपके, फर्स्ट पर्सन में। हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था ये बात। ठीक है, यू आपका किस में आता है भाई, यू आपका आता है सेकंड पर्सन में। अगर हम बात करते हैं बेटा थर्ड पर्सन की, ठीक है, किसकी, थर्ड की, तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर की हम बात करें मेल के लिए तो हम ही लगाते हैं। और ही क्योंकि अपने आप में सिंगुलर है तो ही का जो बेटा रिफ्लेक्सिव बनता है वो कैसे बनता है, हिमसेल्फ बनता है। एसएससी कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है, एसएससी हिज सेल्फ दे सकता है, यहाँ पे हिम सेल्फ लिख के दे सकता है, तो वो चीजें आपको ध्यान देनी है। हिज सेल्फ कुछ नहीं होगा, एसएससी ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ही हिट हिज सेल्फ, ही हिट हिज सेल्फ। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है हिज सेल्फ जैसा, आपको क्या लिखना चाहिए, ही हिट हिम सेल्फ। दूसरा, कभी कभार एसएससी ऐसी भी बदतमीजी कर सकता है कि सेल्फ्स लिख दे, तो सेल्फ्स भी नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर है। सेल्फ्स आपको कब लगाना है, ये वीईएस वाला तब लगाना है जब प्लूरल होता है। दूसरा आता है आपका भाई सी, सी का जो रिफ्लेक्सिव बनता है आपको पता होना चाहिए वो क्या बनता है, हर सेल्फ। भाई मेरे साथ साथ आप सारे बच्चे इस चीज को पढ़ते जाएंगे, कंठस्थ करते जाएंगे एकदम कि ये चीजें आपकी होनी चाहिए, ही सी। और इसके बाद में एक और सिंगुलर होता है इट। बेटा इट का भी कई बार हमें रिफ्लेक्सिव बनाना पड़ता है तो इट सेल्फ हो जाता है। आप कहोगे कि सर थिंग्स भी क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं। देखो भाई इट का प्रयोग हम एनिमल्स के लिए कर सकते हैं, और हो सकता है कोई घोड़ा खुद के ही चोट पहुंचा ले तो हम कहेंगे कि द हॉर्स इंजर्ड इट सेल्फ, कह सकते हैं कि नहीं। तो इट का बहुत सारी जगह पे यूज होता है, इसीलिए इट के लिए भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, हिम में और हिज में क्या डिफरेंस होता है, लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था आयुष रंजन। हिम आपका ऑब्जेक्ट होता है और हिज आपका पजेसिव केस होता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे भाई। सो इट हो गया। इट के बाद में भाई आपको दे के बारे में भी पता होना चाहिए, इसका भी आता है दे। तो दे का रिफ्लेक्सिव क्या होता है आप जल्दी से बताएंगे। तो भाई देखो दे का रिफ्लेक्सिव जो होता है वो होता है देम सेल्व्स। ठीक है, देम सेल्व्स। अब बहुत सारे एसएससी वाले क्या एरर देते हैं, एसएससी वाले ऐसे लिखेंगे दे availed themselves of the opportunity, of the chance या अपॉर्चुनिटी, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, ऐसे दे देंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा कभी भी, क्योंकि दे जो है प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है इसीलिए देम सेल्फ नहीं लिखते हैं, आपको क्या लिखना पड़ेगा,
देम सेल्स। ठीक है, बहुत बेसिक से चीजें बता रहा हूं भाई, अच्छे से समझते जाना। देम सेल्व्स लिखेंगे, ठीक है। चलो भाई, क्लियर है भाई सबको? अच्छा, इसमें एक चीज को और ऐड कर लेते हैं जिस पे अक्सर करके एसएससी क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसएससी रिफ्लेक्सिव में पूछता है वन पे, क्योंकि सब्जेक्ट में एसएससी कई बार वन देगा और आपको हिमसेल्फ लिख के दे देगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन का जो रिफ्लेक्सिव होता है वो वन सेल्फ होता है, ना कि हिमसेल्फ। ठीक है, तो वन सेल्फ। ये बातें में अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को तो पूछ लेंगे अभी से। ठीक है, आ जाओ भाई। अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो एक बार आपके सामने कुछ 6 बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इनमें एक बार आंसर बताएंगे क्या होगा, कौन सा करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी से बताएंगे कौन से में क्या है। देखो भाई, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे देखने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, इसकी बिल्कुल समझ आपको एकदम से बन जाएगी, आज चिंता ना करें। ठीक है, बेटा प्रतीक सबके मैसेजेस आ रहे हैं, चिंता मत करो। देखो भाई, समटाइम्स वी डू नॉट नो, सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है। क्या है भाई? वी आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर बेटा वी आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ऐसे केस में आपको क्या पता होना चाहिए? वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विथ अस। बेटा यहाँ पे अस लिख रखा है, आप खुद से बताइए क्या यहाँ पे अस करेक्ट होगा? नहीं बेटा, क्यों नहीं होगा? देखो, वी आपका सब्जेक्ट है और अस आपका ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम ही तो होते हैं, यानी कि वी के लिए ही तो ऑब्जेक्ट में अस होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो सब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेम पर्सन हो जाते हैं तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव का प्रयोग किया जाता है। मेरी बात को दोबारा से सुनेंगे और इस बात को एकदम से अपने दिमाग में नोट कर लेंगे। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन हो जाते हैं तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, हमने देखा भाई सब्जेक्ट भी है और ये अस भी है। आप कहोगे सर सेम कहाँ है? बेटा सेम है, क्योंकि ये अस जो है वो वी वाला ही तो है। अस का रिलेशन आई से है या वी से? तो आप कहोगे सर वी से है। तो अगर दोनों बेटा सेम पर्सन है तो ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे आर सेल्स आपको लगाना पड़ेगा, ना कि अस। क्या लिखेंगे भाई? आर सेल्स। आर सेल्फ कभी नहीं लिखेंगे, आर सेल्स लिखेंगे। देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ही बेटा ये सब्जेक्ट है और ये माई सेल्फ आपका ऑब्जेक्ट है, या फिर रिफ्लेक्सिव जो भी आप कह सकते हैं। देखो भाई, ही एक अलग प्राणी होता है और माई सेल्फ आपका आई के लिए आता है। देखो, ही थर्ड पर्सन के लिए आता है और माई सेल्फ आपका फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते बेटा। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही नहीं है, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही नहीं है तो ऐसे केस में रिफ्लेक्सिव नहीं लगा सकते। अगर नहीं लगा सकते तो आप कहोगे कि सर ये माई सेल्फ नहीं आएगा, यहां पे मी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप तब लगाओगे जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक विचार आएगा कि सर यहाँ पे मी करना चाहिए या फिर हिमसेल्फ कर दें। बेटा आपको पर्सन चेंज नहीं करना है, केस चेंज करना है। केस की गलती है, पर्सन की नहीं। मैं कहना चाह रहा हूं उसने मुझे चोट पहुंचा दी या हिट कर दिया, तो ही हर्ट मी, नॉट माई सेल्फ। ठीक है, सो माई सेल्फ का रिलेशन आई से होता है और आई के लिए ऑब्जेक्ट मी होगा। ऑब्जेक्ट इसीलिए आएगा क्योंकि भाई हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई नहीं, वो ही है, और ही अगर सब्जेक्ट है और आई वाली चीजें ऑब्जेक्ट में है, इसका मतलब है दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग दोनों हैं तो फिर रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक और विचार आया। ठीक है, उस बात पे भी बात कर लेता हूं कि सर ये तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देखिएगा, अगर हमने ऑब्जेक्ट कहा है तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है प्रेपोजिशन का रहा हो, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है वर्ब का रहा हो। दोनों में से कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत लेने की आपको जरूरत नहीं है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, रिफ्लेक्सिव आएगा अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन हो जाएंगे। ठीक है,
अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन हो जाएंगे तो फिर आपका रिफ्लेक्सिव लिखना ही पड़ेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है या फिर वो ऑब्जेक्ट आपका वर्ब का है। ठीक है, देखो भाई दोबारा से देखेंगे, एक बार इसको भी देख लेंगे। ही हर्ट मी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हिमसेल्फ क्यों नहीं। बेटा हिमसेल्फ अगर आप लगा दोगे तो सेंटेंस तो करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस यहां पे बिल्कुल हिमसेल्फ लगा दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये नहीं है कि हिमसेल्फ से सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, परेशानी वहां आ सकती है जहां पे ऑप्शन मान लीजिए फिलर का क्वेश्चन है या इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में और ऑप्शन में दोनों आ जाते तो क्या करते। हमेशा ध्यान रखना है। देखो भाई माई सेल्फ जो हमने लिखा है इसका रिलेशन किससे है बेटा, ही से है या फिर आई से। तो आप कहोगे सर आई से है, ठीक है। सब्जेक्ट में आपका ही था, ऑब्जेक्ट में आपका आई वाला चीजें थी। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अलग अलग चीजें हैं तो बेटा इस आई वाले को ही वाले में चेंज नहीं करना है आपको, मीनिंग बदल जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि उसने मुझे चोट पहुंचा दी, अगर मुझे पहुंचा दी तो मी लिखना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट अलग था। इसीलिए हिमसेल्फ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उससे मीनिंग बदल जाता है। आपको फिर दोबारा से सुनेंगे, आपको पर्सन चेंज नहीं करना होता है कभी भी। सेंटेंस में आपको ये नहीं करना चाहिए अच्छा ही की जगह पे सी लगा दो, अच्छा ही की जगह पे आई लगा दो, नहीं। आप हमेशा केस को चेंज करेंगे। केस में गलती होती है, यहाँ पे भाई रिफ्लेक्सिव लगा रखा है तो रिफ्लेक्सिव की जगह पे आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ना कि आपको ऑल टुगेदर प्रोनाउन को बदल देना है। ठीक है, पूरे प्रोनाउन को नहीं बदलना है, पर्सन को नहीं बदलना है, सिर्फ केस को बदलना है। ठीक है, केस को बदलना है। नेक्स्ट देखेंगे आई हर्ट माई सेल्फ। अब देखो सब्जेक्ट में भी आई वाली चीजें और ऑब्जेक्ट में भी आई वाली चीजें अगर दोनों जगह सेम है, यहां भी आई वाली है यहां भी आई वाली है, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव आएगा। रिफ्लेक्सिव लगा रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। बेटा सारे बताऊंगा कि वंस के साथ क्या आएगा, ये सब क्या आएगा, सबके साथ बताऊंगा। नाउन के साथ क्या आएगा, तसल्ली रखिए। रिफ्लेक्सिव की 2 क्लासेस आपकी होंगी, एक क्लास में रिफ्लेक्सिव हो नहीं पाएगा, 2 क्लासेस आपकी एटलीस्ट होंगी। और 2 क्लासेस के अंदर आपको बहुत बेसिक से लेके बहुत एडवांस्ड लेवल तक का कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आ जाइए भाई। माई फादर बॉट माई सेल्फ अ न्यू वॉच। देखो भाई माई फादर, ध्यान दीजिएगा, माई फादर में बेटा इससे इन्फ्लुएंस आपको नहीं होना है। आपका नाउन क्या है, फादर। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं, जितने भी आपके नाउन होते हैं, जितने भी आपके नाउन होते हैं, तो नाउन के केस में आपको क्या करना चाहिए वो बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे भाई। नाउन के केस में भाई क्या करना चाहिए, देखिएगा। नाउन सबसे पहले, अगर नाउन आपका कैसा है, सिंगुलर, अगर सिंगुलर नाउन आपने लगाया है तो ऐसे केस में आपको 3 चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या क्या देखनी पड़ेंगी, अगर सिंगुलर नाउन किसी मेल के लिए लगाया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है हिमसेल्फ। क्या बनता है भाई, हिमसेल्फ। अगर आपने सिंगुलर नाउन किसी फीमेल के लिए लगाया है यानी कि महिला के लिए लगाया है तो फिर आपको लगाना पड़ेगा हरसेल्फ। ठीक है, और अगर आपने किसी वस्तु यानी कि थिंग या फिर एनिमल के लिए लगाया है तो ऐसे केस में बनता है भाई इटसेल्फ। ठीक है, और अगर आपका नाउन प्लूरल हो जाए, अगर आपका नाउन कैसा हो जाए बेटा, प्लूरल हो जाए, तो ऐसे केस में आपको हमेशा और हमेशा देमसेल्व्स का प्रयोग करना है। ठीक है, देमसेल्व्स का प्रयोग करना है। अब आ जाइए इधर। अब देखो माई फादर आपने लगा रखा है, बेटा माई फादर आई को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। आई तो मैं हूं, मेरे पापा अलग पर्सन है और पापा के लिए मैं ही लिखूंगा। पापा मेल हैं, पापा के लिए ही लिखा जाएगा, तो पापा के लिए ही लिखा जाएगा, तो ऐसे केस में बेटा माई सेल्फ नहीं लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट में है आई वाली चीजें जिसका रिलेशन आई से है, सब्जेक्ट में वो चीजें हैं जिसका रिलेशन ही से है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग पर्सन है। अलग पर्सन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, फिर आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में 2 चीजें आएंगी कि सर यहाँ पे हिमसेल्फ कर दें या फिर मी करें। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, बेटा हिमसेल्फ हम कर तो सकते हैं, सेंटेंस भी सही हो जाएगा,
लेकिन हमें हमेशा केस को चेंज करना चाहिए, उसके पर्सन को नहीं। अगर मैंने हिमसेल्फ कर दिया तो यहाँ पे आई की जगह पे ही वाली चीजें डाल दी, लेकिन हमें तो आई वाली रखनी है, केस नहीं बदलना है, सॉरी पर्सन नहीं बदलना है। अगर पर्सन नहीं बदलना है तो फिर ऐसे केस में हमें मी लिखना बेटर है, ना कि हिमसेल्फ। तो ऐसे केस में आप क्या लिखोगे, मी लिखोगे। ठीक है, तो मी आपको स्केप मतलब मी आपको लगाना पड़ेगा, ना कि हिमसेल्फ। ठीक है, क्यों लगाया दोबारा से सुनेंगे। ओरिजिनली ये आई का ही एक फॉर्म था। मैंने आपको टेबल बताई थी ना भाई, उस टेबल को भाई भूलना नहीं होता है। जो टेबल बताई थी कि आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी, आई का पजेसिव प्रोनाउन हो गया माइन, और पजेसिव डिटर्मिनर हो गया माई, और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया माई सेल्फ। तो माई सेल्फ का संबंध बेटा आई से था, और क्योंकि ये आई से संबंध देता है, ये ही से संबंध देता है, तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा तो हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो आई के लिए ऑब्जेक्ट आता है मी, तो मी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, माई फादर एंड माई सेल्फ वेंट टू मुंबई लास्ट वीक। इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, सारे बच्चे आंसर करेंगे। देखो हर कोई अगर क्वेश्चन को आंसर करने का प्रयत्न करेगा तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, फिट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं बेहतर रिजल्ट्स, तो आप लोगों को चीजों को उस तरीके से इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट चीजों में नहीं रहेगा तो भाई आप उतने बेहतर ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इंटरेस्ट लोगे तभी आपको चीजें बेहतर समझ आएंगी, तभी आपकी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। बिना इंटरेस्ट के सिर्फ इसलिए पढ़ोगे कि हाँ हाँ ठीक है इंग्लिश भी पढ़नी है तो पढ़ लेते हैं, तो फिर चीजें भूलने लग जाते हैं। देखो भाई, आपको एक चीज बताई थी, माई फादर एंड माई सेल्फ लिख रखा है बेटा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। देखो ये वर्ब है, वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट आता है। आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, सब्जेक्ट की जगह पे नहीं। कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आपको नहीं करना है। फिर से कहूंगा, कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आपको नहीं करना है। कभी नहीं मतलब कभी नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पे माई सेल्फ की जगह पे आपको आई का प्रयोग करना पड़ेगा, आई का प्रयोग करना पड़ेगा। सो माई फादर एंड आई वेंट टू मुंबई लास्ट वीक। आगे देखेंगे भाई, प्रिपेयर यू फॉर सच सिचुएशंस। भाई ये एक नई चीज आप लोगों के सामने दिखेगी आपको, प्रिपेयर यू फॉर सच सिचुएशंस। इसका आंसर करेंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सर यहाँ पे मी लिख रहे हैं। बेटा यहाँ मी नहीं लिखना है, यहाँ मी लिखा क्योंकि ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट है। छठा बताएंगे भाई, प्रिपेयर यू फॉर सच सिचुएशंस। अब देखो थोड़ा सा मैं आपका ध्यान एक तरफ लेके जाना चाहूंगा। अगर जब कोई भी सेंटेंस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा हो, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस या तो V1 से शुरू होता हो, या फिर कोई सेंटेंस इस तरीके के शब्दों से शुरू हो रहा हो, प्लीज, काइंडली प्लस V1 से, ठीक है, और या फिर कोई सेंटेंस आपका डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा हो, ठीक है। अगर जब इस तरीके से सेंटेंस शुरू होते हैं, अगर सेंटेंसेस इस तरीके से शुरू होते हैं, तो आपको एक बात देखनी है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। क्या कहलाते हैं दोस्त, इंपैरेटिव सेंटेंसेस, इंपैरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस इनका नाम होता है। अब आप पाओगे कि देखो वर्ब तो दिख रही है, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब तो दिख रही है, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब तो दिख रही है, सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे केस में हम कहते हैं यू इज द अनरिटन सब्जेक्ट। अनरिटन का मतलब है कि यू सब्जेक्ट तो होता है लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है। यानी कि अगर आपका सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर प्लीज वगैरह से या फिर डोंट वगैरह से शुरू हो रहा हो, तो ऐसे केस में मान के चलते हैं कि ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। और अगर कोई सेंटेंस इंपैरेटिव है तो वहां पर यू को ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। यू को हमेशा सब्जेक्ट हम अज्यूम कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा भाई, मैंने लिखा प्लीज कम हियर। भाई प्लीज कम हियर मैं किससे कह रहा हूं, किसको आने के लिए कह रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं, क्या कम मैंने अपने लिए यूज किया है, क्या कम वाला एक्शन है वो मैं करूंगा, नहीं।
कम वाला एक्शन जो मेरी बात को सुन रहा है, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैंने सामने से कहा प्लीज कम हियर, तो जिसने मेरी बात सुनी वो आएगा मेरे पास। और बेटा बात को सुनने वाला कौन होता है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन मतलब यू। तो इसीलिए इस सेंटेंस का ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट यू होता है। और जब भी हम किसी से डायरेक्ट जब बात कर रहे होते हैं ना, कम हियर, गो देयर, खाना खा लो, सो जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे केस में जो आदमी हमारी बात सुन रहा होता है उसी से तो कह रहे होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं हम कह रहे हैं कम हियर, और कम हियर को सुन के कोई जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जो मेरी बात को नहीं सुन रहा, वो आ जाए, नहीं ना। मैंने किसी से अगर कुछ कहा है डायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट किसी से बात करते हैं तो हमें यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार इसको हम गलती करके लिखते भी हैं, हम ऐसे कहते हैं यू कम हियर। यू कम हियर नहीं बेटा, कम हियर। यानी कि अगर हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी को कुछ ऑर्डर देना चाह रहे हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब ये हेल्प आपकी वर्ब है, ये V1 से क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि यहां पे ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है, जो मेरी इस बात को सुनेगा वही तो मेरी मदद करेगा। ऐसा तो है नहीं मैंने कहा प्लीज हेल्प मी और जो मेरी बात सुन नहीं रहा है वो हेल्प कर दे, नहीं। जो मेरी बात सुनेगा यानी कि यू, यानी कि जब भी हमें कोई रिक्वेस्ट करनी है, किसी को ऑर्डर देना है, तो हम उसी को तो ऑर्डर दे पाएंगे या रिक्वेस्ट कर पाएंगे जो हमारी बात सुन रहा होगा। और जो बात सुन रहा है तो इसका मतलब 100% यू की बात कर रहे हैं। और जब हर सेंटेंस में यू अपने आप में सब्जेक्ट है ही, तो उसको बार बार लिखें क्यों? इसीलिए ऐसे कह देते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट तो यू होता है लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है। जैसे कि मैंने लिखा डू नॉट वर्क लेट नाइट, डू नॉट वर्क लेट नाइट, देर रात तक काम मत करो, ठीक है, देर रात तक काम मत करो। तो बेटा ये किससे कहूंगा? जो मेरी बात को सुनेगा। इसका मतलब है कि यहां पे वर्क आपकी वर्ब है और मान के चल रहे हैं कि सब्जेक्ट आपका हिडन है जो कि यू है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि यू आपका ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट बन जाता है। तो कई बार ऐसा सेंटेंस आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा डू नॉट पुट यू इन डेंजर। मैंने कहा अपने आप को खतरे में मत डालो, डू नॉट पुट यू इन डेंजर। अब भाई यही सेंटेंसेज हैं जो एसएससी पूछता है। अब हम समझ के बैठे हुए हैं क्योंकि यहां पे यू को ऑटोमेटिकली हम सब्जेक्ट मान चुके हैं। बेटा अगर यहां पे यू सब्जेक्ट था, यहां पे यू सब्जेक्ट था, तो यहां भी तो यू सब्जेक्ट रहेगा। अगर बेटा सब्जेक्ट में यू है तो बेटा ये पुट तो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये भी वर्ब है तो ये तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में सेम पर्सन, और अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम पर्सन होते हैं तो ऐसे केस में हम यू का नहीं योरसेल्फ का प्रयोग करेंगे। और कौन सी जगह पे? ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो योरसेल्फ आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? योरसेल्फ आपको यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? हाँ भाई, बात क्लियर हुई? अगर सही है तो फिर अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रिपेयर यू फॉर सच सिचुएशंस। बेटा प्रिपेयर से सेंटेंस को हमने स्टार्ट कर रखा है। अगर प्रिपेयर से सेंटेंस को स्टार्ट कर रखा है तो मैं कह सकता हूं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये ऑटोमेटिकली मान के चलूं कि यहाँ पे यू आपका सब्जेक्ट रहा होगा। अगर यू ही सब्जेक्ट है और यू ही ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में सेम चीजें आ गई। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम पर्सन आ जाता है तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट की जगह पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो योर सेल्फ, क्या लिखना पड़ेगा? योर सेल्फ। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमेशा हिडन होता है, उसको लिखते नहीं है। ये मत समझना कि यहाँ पे लिख भी सकते हैं, आप नहीं लिखोगे, लिख नहीं सकते हो, गलत हो जाता है अगर लिख दिया तो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी जो मैंने पीछे समझाया था, ये जो है यू आप लिख नहीं पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिंग माई सेल्फ अ कप ऑफ टी, ब्रिंग माई सेल्फ अ कप ऑफ टी। ब्रिंग माई सेल्फ अ कप ऑफ टी, जल्दी से आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस का भाई। ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां से शुरू करेंगे, जल्दी से आंसर करें।
आ जाओ भाई, देखो ब्रिंग सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, और हम ये ऑटोमेटिकली मान के चलते हैं कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गई तो यू सब्जेक्ट रहा होगा। अगर यू सब्जेक्ट रहा होगा तो बेटा माई सेल्फ का रिलेशन आप किससे मानते हो? आई से रिलेशन है इसका, आई से ही तो संबंध है। सब्जेक्ट में यू है, ऑब्जेक्ट में आई है, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है माई सेल्फ नहीं आएगा। अब मेरा आपसे फिर से वही क्वेश्चन है बेटा, अगर माई सेल्फ नहीं आएगा तो क्या करूं? योर सेल्फ लिख दूं, योर सेल्फ लिख दूं या फिर मी लिखूं? तो आप कहोगे सर नहीं, पर्सन नहीं बदलना है, केस बदलना है। अगर केस बदलना है तो इसका मतलब है कि माई सेल्फ की जगह पे मी लिखने की जरूरत है, केस बदलना है, पर्सन नहीं बदलना है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हम लिखेंगे ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, मेरे लिए एक कप चाय लाई जाए, मेरे लिए एक कप चाय लाई जाए। ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी, कॉफी बन रही है क्या? मेरे लिए एक कप कॉफी लाई जाए। अभी अभी फिर मुझे पता चला कि बाहर कॉफ़ी बन रही है, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ सेंटेंस के माध्यम से उनको भी मैसेज कन्वे कर दूं कि एक कप कॉफ़ी मेरे लिए भी लाई जाए। चलो भाई वाई डिड यू एबसेंट यस्टरडे। अब देखो वो चीज़ें बहुत कॉमन थी जो ऊपर हमने अब तक पढ़ी। अब कुछ चीज़ें आपको और समझनी है, कुछ चीज़ें और आपको क्या समझनी है भाई, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा वाई डिड यू एबसेंट यस्टरडे, वाई डिड यू एबसेंट यस्टरडे। देखो जैसे कि एबसेंट होता है और प्रेजेंट होता है। भाई बहुत तसल्ली से हर चीज़ को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो बस अच्छे से आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपको पढ़ना है। जैसे कि एबसेंट हो गया या फिर हम कहें कि प्रेजेंट हो गया, सो एबसेंट को ले लीजिए या प्रेजेंट को ले लीजिए। एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित और प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित। इनके साथ में दो चीजें आपको समझ आनी चाहिए। पहली बात यह है बेटा, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये वर्ब का काम भी करते हैं। ठीक है, वर्ब का काम भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एब्सेंट या प्रेजेंट जब भी वर्ब होंगे तो इसके साथ में ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। और जब भी ये एडजेक्टिव होंगे तो कभी भी कोई भी एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, क्योंकि ये बात आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट या तो कोई वर्ब लेगी या फिर कोई प्रेपोजिशन लेगी। ऑब्जेक्ट लेने का काम या तो वर्ब का होता है या प्रेपोजिशन का होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एडजेक्टिव के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट आप नहीं लिख सकते। किसी भी एडजेक्टिव के बाद में ऑब्जेक्ट लिखना इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये देखेंगे, अगर ये वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आना ही आना है, ये तय है। लेकिन एक बात बताइएगा, क्या मैं किसी और को एब्सेंट कर सकता हूं? ओहो सर आपने तो मुझे एब्सेंट कर दिया, नहीं ना। आप किसी को एब्सेंट मार्क कर सकते हो लेकिन एब्सेंट नहीं कर सकते हो। आप खुद को ही एब्सेंट कर सकते हो। किसको एब्सेंट कर सकते हो? खुद को। यानी कि अगर ये बेटा ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो मान के चलिए कि ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा, क्योंकि बेटा कोई किसी दूसरे को एब्सेंट नहीं करता है, खुद से ही आपका एब्सेंट होता है। सो हम मान के चलेंगे कि ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आता है। तो जब भी एब्सेंट हो या प्रेजेंट, जब ये वर्ब के तरीके से आते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव के तरीके से आए हैं तो इस केस में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे। सो हम लिखेंगे नो रिफ्लेक्सिव, नो रिफ्लेक्सिव। अब देखो आपको मैंने थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स बता रखे हैं कि भाई डू डज डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, बी के बाद में या तो आईएनजी फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है या फिर आपका एडजेक्टिव आ जाता है। ये सब आपको बता रखा है। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, वाई डिड यू एब्सेंट यस्टरडे, वाई डिड यू एब्सेंट यस्टरडे। आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि डू हो, डज हो या डिड हो, डू हो, डज हो या डिड हो, इनके बाद में क्रिया की पहली अवस्था यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको बताई गई है। डू, डज और डिड, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मैं मान के चलूंगा कि ये जो एब्सेंट है ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। बेटा अगर आपका एब्सेंट वर्ब है तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट का आना नेसेसरी था। क्या कोई ऑब्जेक्ट है? जी नहीं। बेटा यस्टरडे आपका टाइम बताता है और ये आपका एडवर्ब का काम करेगा। इसको ऑब्जेक्ट मानने की गलती ना करें। मैं बता देता हूं आपको क्या क्या चीज बताने वाले शब्द आपके एडवर्ब होते हैं, तो सुनिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी शब्द ऐसा है
जो टाइम का बोध कराता है तो वो अपने आप में एडवर्ब होगा। अगर कोई भी शब्द ऐसा है जो प्लेस का बोध कराता है, यानी किसी भी चीज या कोई भी घटना या दुर्घटना कहाँ पे हुई, कोई कहाँ पे रहता है, कोई कहाँ पे है, ये सब बताने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। अगर कोई किसी चीज का मैनर, बेटा मैनर का मतलब जानते हो? मैनर का मतलब होता है हिंदी में बोलें तो तरीका। अगर हमें बताना है कि कोई काम किस तरीके से किया गया तो उसके लिए एडवर्ब की जरूरत आपको पड़ती है। तो टाइम हो गया, प्लेस हो गया, मैनर हो गया। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, अगर हम कभी भी बताते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बताते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई काम कितनी बार होता है, कितनी बार। अगर हम ये बताते हैं तो फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी भी चीज का रीजन देना है, यानी कि कारण अगर हमें बताना है, तो कारण बताने के लिए भी हम हमेशा और हमेशा एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं टाइम हो गया, प्लेस हो गया, मैनर हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, रीजन हो गया, ये सारे काम, ये सारे के सारे काम किसके द्वारा करे जाते हैं भाई? एडवर्ब्स के द्वारा करे जाते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स के द्वारा करे जाते हैं। फिर आप कहोगे सर एडजेक्टिव क्या काम करता है? बेटा एडजेक्टिव के बारे में सुन लेंगे। देखो एडजेक्टिव बताता है क्या? स्टेट बताता है किसी की, किसी की परिस्थिति बताता है, या फिर मैं ये कहूं कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बात कहता है, उनकी किसी क्वालिटी को बता सकता है। यानी कि क्या बता सकता है? क्वालिटी। नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बता सकता है, या उनकी स्टेट यानी कि परिस्थिति बता सकता है, ईटीसी। ठीक है, ये सब बताने का काम होता है एडजेक्टिव का। अब आगे आइए, देखो आप सभी जानते हैं कि अगर बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यस्टरडे का मतलब होता है कल, और कल अपने आप में क्या है बेटा? समय है। और टाइम बताने वाले शब्द अपने आप में क्या होते हैं? एडवर्ब। तो हम कह देंगे कि ये आपका एडवर्ब है। तो इसका कोई ऑब्जेक्ट मिला? नहीं मिला, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा था कि एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो, इन दोनों के साथ में ऑब्जेक्ट लगाना नेसेसरी होता है, और वो ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव बेटा कौन सा आएगा? क्योंकि यू सब्जेक्ट है, तो बेटा यू के हिसाब से रिफ्लेक्सिव आपका योर सेल्फ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? योर सेल्फ। इज इट क्लियर? देखो अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा इनको एग्जाम्पल देके समझा दीजिए। लीजिए भाई, अगर आप कहेंगे तो एग्जाम्पल देके समझा देंगे। जैसे कि मैंने टाइम का अगर एग्जाम्पल देना हो, बेटा ये साफ नहीं दिख रहा है क्या? मैंने हल्का सा डार्क बैकग्राउंड इसीलिए रखा है कि बच्चे कुछ कहते हैं कि आंखों पे थोड़ा सा ज़्यादा फर्क पड़ता है, ये पड़ता है वो पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा डार्क रखा है। तो मैं एक पेज और ऐड करके इसको समझा देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि देखो मैंने लिखा आई लिव इन दिल्ली, मैंने लिखा सी केम हियर लास्ट वीक। He did the work honestly. He did the work honestly. ठीक है, देखो लास्ट वीक he came here every day। देखो भाई बहुत सिंपल सी बातें हैं आप लोगों के सामने, एक बार रखेंगे आपके सामने तो समझ जाओगे। आई लिव इन दिल्ली, कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में। बेटा ये एक प्लेस का बोध करा रहा है, एक जगह की बात कर रहा है, यानी कि कह सकता हूँ कि ये प्लेस है। और अगर बेटा ये प्लेस है तो इसका मतलब है ये अपने आप में क्या है?
एडवर्ब है। अरे भाई कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सी केम हियर, सबसे पहले सी केम कहाँ पे बेटा, कहाँ। हियर का मतलब होता है यहाँ, यानी कि ये भी एक प्लेस की बात कर रहा है, और अगर ये भी प्लेस की बात कर रहा है तो ये भी अपने आप में क्या हुआ, एडवर्ब। और बेटा कब आया, तो लास्ट वीक, ये टाइम की बात कर रहा है, और जो चीजें टाइम की बात करती हैं वो भी अपने आप में क्या होती हैं, एडवर्ब। मैंने लिखा ही डिड द वर्क, डिड का मतलब है कोई काम करना। कैसे काम किया, ऑनेस्टली, बेटा ये कैसे का बोध करा रहा है, मैनर बता रहा है कोई काम किस तरह से किया गया, कैसे। ठीक है, सो ये भी बेसिकली आपका एडवर्ब हो गया। ऐसे यहां देखेंगे, ही केम हियर, कहां आया, हियर, तो ये भी आपका एडवर्ब हो गया, प्लेस को बता रहा है। और कितनी बार आया, तो एवरी डे, यानी कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन आया, तो एवरी डे भी अपने आप में बेटा फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ये भी एडवर्ब का ही काम करेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, चलो भाई, अगर ये बात क्लियर है तो फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। देखो सबसे पहले वाई आपके सेंटेंस का शुरुआत पॉइंट है, ये बेसिकली कारण पूछ रहा है। हमने देखा कि यहाँ पे हमने वर लिख रखा है बेटा, ऊपर वाले में डिड था और नीचे वाले में वर है, यहाँ पे डिड था। आप सभी जानते हैं कि डू हो या डज हो या डिड हो, इन तीनों के ही बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर ये मेन वर्ब हो तो इनके बाद में नाउन लगा सकते हैं, यही तो बताया था आप लोगों को। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा बी वर्ब की, और बी का मतलब आपको सबको पता होना चाहिए, बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर। तो बी के बाद में अगर हम बात करते हैं तो भाई दो तीन चीजें हम लगा सकते हैं। पहली चीज क्या होती है, पहली चीज होती है बी के बाद में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरी चीज होती है बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। और तीसरी चीज होती है बी के बाद में कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी मैंने आप सभी लोगों को सिखाया हुआ है भाई। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट में आप सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव आ सकता है और नाउन प्रोनाउन आ सकते हैं। नाउन लिख रहा हूँ, प्रोनाउन अपने आप समझ जाना, लिख ही देता हूँ, नाउन प्रोनाउन आ सकते हैं। ठीक है भाई, अब एक बात बताना, अगर यहाँ वर को मैंने देखा, बेटा वर किसकी फॉर्म है, बी की ही फॉर्म है, तो यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ। ठीक है, और बेटा बी के बाद में ये तो सब्जेक्ट हो गया है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इस एब्सेंट को जब आप देखते हो तो आप कहोगे सर ये तो वर्ब है। मैंने कहा देख बेटा, अगर ये वर्ब होती तो या तो आईएनजी फॉर्म में होती, तो क्या ये आईएनजी फॉर्म में है, नहीं है। क्या ये आईएनजी फॉर्म है, नहीं है। एब्सेंटिंग थोड़े ना है, एब्सेंट है। क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं है, वो तो एब्सेंटेड होती है, ईडी लगा होता है। ना ये आईएनजी फॉर्म है, ना ही ये V3 है। इसका मतलब है अगर वर्ब के बाद में एब्सेंट को लिख रखा है तो ये वर्ब नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये वर्ब होता तो या तो आईएनजी फॉर्म में होता या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता, लेकिन ना ही तो ये थर्ड फॉर्म में है, ना ही आईएनजी फॉर्म में है। तो मैं कह सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, कॉम्प्लीमेंट बचेगा। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो बेटा एब्सेंट नाउन तो नहीं होता है, क्योंकि एब्सेंट के दोनों फंक्शन बताए थे, या तो एडजेक्टिव या फिर वर्ब। तो इसका मतलब है ये क्या बचा, एडजेक्टिव बचा। और अगर ये बेटा एडजेक्टिव है तो क्या इसको अपने बाद में रिफ्लेक्सिव की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एडजेक्टिव के नहीं वर्ब के बाद यूज करे जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एडजेक्टिव के नहीं वर्ब के बाद में यूज करे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी इसको रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है तो ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है, सही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इनकम टैक्स ऑफिसर, सही कह रहे हैं आप। बात भाई क्लियर है, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ ना आई हो, एक ही पर्पज से है भाई, आप सबको समझ आ जानी चाहिए अच्छे से ये सारी चीजें, क्योंकि देखो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। अगर आपने प्रोनाउन की पहली 2 3 4 क्लास समझ नहीं आई तो फिर ऐसे केस में आपको फिर चीजें आगे दिक्कत करेंगी। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट वर्ब था तो योरसेल्फ आ गया, यहाँ पे एब्सेंट एडजेक्टिव है तो ऐसे केस में योरसेल्फ नहीं आया। कैसे डिसाइड किया एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ये जो बेसिक चीजें हैं ना बेटा ये काम आती हैं। ठीक है, ये चीजें आपकी बेसिक बेसिक काम आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। अब यहां से हम देखो सेम आपके सामने 2 सेंटेंसेस, अच्छा इसमें कोई सेंटेंस रह गया क्या,
इसमें चौथा सेंटेंस रह गया है, लेकिन चौथे को कराने से पहले मैं ये 2 सेंटेंसेस आपसे कराना चाहूंगा, उसके बाद चौथे सेंटेंस पे लेके चलेंगे। ही सेटिस्फाइड विथ द डिलीशियस फूड दैट राधिका प्रिपेयर्ड। ही सेटिस्फाइड विथ द डिलीशियस फूड दैट राधिका प्रिपेयर्ड। देखो भाई, एक आपकी वर्ब होती है सेटिस्फाई। क्या होती है भाई? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई अपने आप में क्या होती है? वर्ब होती है भाई, ठीक है। और ये एक ऐसी वर्ब है जो कि अपने साथ में क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। लेकिन ध्यान देंगे, इसकी जो V2 और V3 है, इसकी जो V2 और V3 है, ये होती है सेटिस्फाइड। यानी कि सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है वो अपने आप में क्या होती है? सेटिस्फाइड। क्या है बेटा? सेटिस्फाइड। यानी कि V2 कहिए या V3 कहिए, वो सेटिस्फाइड है। और साथ ही साथ में ये V2 और V3 तो होती है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम भी करती है। तो ये दोनों काम कर लेती है, एडजेक्टिव का काम भी कर लेती है और V2 V3 का भी काम कर लेती है, ठीक है। अब आ जाइए, इसके साथ में ऑब्जेक्ट लगाना नेसेसरी होता है। ऊपर वाले सेंटेंस पर आ जाइए। ही सेटिस्फाइड विथ द डिलीशियस फूड। बेटा अगर देखो सब्जेक्ट ही है, उसके बाद में सेटिस्फाइड को सीधे यूज कराएं, तो क्या ये एडजेक्टिव हो सकती है? नहीं बेटा, वर्ब के जस्ट बाद में, मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब का प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव का नहीं। तो ये तो वर्ब है। अगर बेटा वर्ब है तो इसके सामने तो प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट चाहिए। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो ऐसे केस में आपको जो सब्जेक्ट होता है उसी का रिफ्लेक्सिव बना के लगा दीजिए, तो हिमसेल्फ आपका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सो हम लिखेंगे ही सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विथ द डिलीशियस फूड दैट राधिका प्रिपेयर्ड। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहेगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। देखिएगा, जितनी वर्ब आपके पेपर में पूछी जाती हैं उन एक एक वर्ब को इसी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। बाकी जब रीडिंग हम कर रहे होते हैं ना, इतना सारा कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस आपको देने के लिए बोला है, लगभग 40-50 क्लास आपको कॉम्प्रिहेंशन की देंगे। उस रीडिंग में आपके सामने इतनी सारी चीजें मैं ले आऊंगा कि आपको दिक्कत ही नहीं रहेगी ये पहचानने में कि कौन सी ट्रांजिटिव है कौन सी इंट्रांजिटिव। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो मैंने बोला है कि कॉम्प्रिहेंशन इतना पढ़ाऊंगा, ये अपने आप में एक हिस्टोरिक कदम साबित होने वाला है। बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी चीज आप लोगों के लिए रहेगी, ठीक है। बेटा कॉम्प्रिहेंशन की बुक बहुत जल्द आने वाली है, उसी पे लगा पड़ा हूँ, यकीन मानिएगा। बैठ बैठ के टाइपिंग भी करी है, कल पूरा दिन लगा रहा हूँ। सुबह का आया था, कल लगभग 7:30 यहाँ पहुँचा था और रात को निकल के गया हूँ। रात को जाके दिन भर में टाइपिस्ट, जैसे कल 5-6 टाइपिस्ट बैठे हुए थे, 5-6 टाइपिस्ट ने कल जितना काम किया, रात को जाके उस सारे काम को ऑर्गेनाइज करना कि क्या क्या काम हो गया है, क्या क्या नहीं हुआ है, कितनी चीज़ें बाकी हैं, कौन सी चीज़ में किसने क्या कर दिया, वो सब करना। फिर बैठ के अगले दिन टाइपिस्ट से क्या क्या करवाना है वो सारी चीज़ें नोट करना। यकीन मानिएगा, एक बुक लिखने में एक आदमी की जान निकल जाती है, बाकी मतलब जान बच जाती है, बाकी सारे काम हो जाते हैं। पिछले 5-6 महीने से ना मैंने घर को त्याग रखा है। एक छोटी सी बेटी है मेरी, बहुत छोटी सी। पूरे दिन में मैं एक, मतलब पूरा 1 घंटा 24 घंटे के अंदर उसके लिए निकाल नहीं पाता हूँ। 24 घंटे के अंदर मैं उसके लिए, सच बता रहा हूँ, 1 घंटे का समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले मतलब 6 महीने से ये काम चल रहा था। बच्ची तो हालांकि अभी 3 महीने की है, लेकिन जब वो पैदा भी हुई ना तो वो 7 या 8 दिन की थी। तो मैं अपने काम अच्छे से कर सकूं, अपने कंटेंट को प्रॉपर रख सकूं, बच्चों को टाइम से सीट दे सकूं, किताब अगर कोई लानी है तो टाइम से आ सके, इस काम को करने के लिए मैंने उस 6 से 7 दिन की अपनी बच्ची को भी उसकी नानी के घर भेज दिया था कि भाई इसको वहाँ ले जाओ, मैं यहाँ पे देख नहीं पाऊंगा, कोई देखने वाला और है नहीं। तो बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं यार टीचिंग में, तो कर रहे हैं। बाकी बहुत मेहनत करिए उस बुक पे, बहुत मेहनत, ठीक है। आ जाओ। बेटा कॉम्प्रिहेंशन के कोई नोट्स आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, चिंता मत करिए, मैं उसकी प्रिंटेबल सीट्स आपको दे दूंगा। आ जाओ। तो भाई ये समझ आ गया हिमसेल्फ क्यों आ गया। अब देखो अगला सेंटेंस देखेंगे, आई एम सेटिस्फाइड, सॉरी
ही सेटिस्फाइड द टीचर। अब आप देखोगे सेटिस्फाइड आपकी वर्ब है, लेकिन बेटा जैसे ही ये वर्ब है इसके सामने द टीचर लिख रखा है। देखो यहाँ पे उसने खुद को सेटिस्फाई किया उस खाने के साथ, लेकिन यहाँ पे उसने खुद को सेटिस्फाई नहीं करा है, टीचर को सेटिस्फाई किया है, तो टीचर ऑब्जेक्ट है। अगर बेटा ऑब्जेक्ट पहले से गिवन है तो फिर रिफ्लेक्सिव आपको लगाने की जरूरत नहीं है, और ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो आई एम नॉट हैप्पी, देखो हैप्पी आपका एडजेक्टिव होता है, इसके जस्ट बाद में कोई रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है, आगे विथ प्रेपोजिशन है हिज आंसर, मैं उसके आंसर से खुश नहीं हूँ। एक सेंटेंस मैंने लिखा आई एम नॉट हैप्पी विथ मी, बेटा तो मी नहीं लिखते हैं, माई सेल्फ लिखेंगे, क्यों? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका प्रयोग किया जाता है, सो माई सेल्फ। अब आपका एक सेंटेंस बचता है ये वाला, इस सेंटेंस को मैं अभी नहीं छेड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि इसको हम अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जिन पे एसएससी, यकीन मानिएगा आज तक जितने क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे हैं, जितने क्वेश्चन पूछे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे, उनमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। जितने क्वेश्चन आज तक पूछे उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, सो भाई हर एक चीज को आपको बड़े डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बहुत तसल्ली से पढ़ाना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपको एक एक चीज को लेकर क्लैरिटी रहे। इसी तरीके से भाई मेहनत करते रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। किसी भी बच्चे को अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं हर बार, हर महीने, हर 15 दिन में कोशिश करता हूं कि अपने बैचेस में, अपनी चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट ला सकूं और बेहतर कर सकूं। और इस बार बेहतर करने के लिए मैंने कॉम्प्रिहेंशन को इतना डिटेल में पढ़ाने के लिए बोला है। देखिए मैं आपसे चाहूं तो ये कर सकता हूं भाई, देखो सारा जमाना आप किसी भी टीचर की क्लासेस उठा लीजिए, हर आदमी पता है क्या कहता है कि बेटा कॉम्प्रिहेंशन खुद से करना पड़ेगा, और हम 4-5 क्लास दे देंगे, प्रैक्टिस कराते हैं आके, 4 क्लास या 5 क्लास आके प्रैक्टिस करा के चले जाते हैं, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, एक सिंगल बंदा पढ़ाने वाला नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं उस तरीके से आपके साथ कर सकता हूँ कि भाई देखो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाने की चीज़ नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद से पढ़ो, मैं 5 क्लास दे दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं 50 क्लास भी दूंगा, और मैं सच में दूंगा भाई क्लास। हो सकता है देखो जब हम इतनी सारी चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं ना, आपको क्या लगता है कि ये जो शॉर्ट स्टोरीज में कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ा रहा हूँ वो ऐसे ही कहीं से उठा के पटक दी? नहीं बेटा, स्टोरीज छांटना, स्टोरीज को पढ़ पढ़ के ये देखना किसकी लैंग्वेज बेसिक है, बेसिक लैंग्वेज की कहानी है तो पहले डालनी है, थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज की है तो आगे की क्लासेस में डालेंगे। इस सब में टाइम लगता है, और ये कंटेंट मैं खुद से बना रहा होता हूँ। एक एक कहानी में से वो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन निकालना, आपको वो फीलिंग देना जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको वो फीलिंग देना जैसे कि आपको सिखाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं सिखा के छोड़ूंगा। बस आप मुझे मत छोड़ना, सिखाने का काम मेरा है। आप मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं 100% आपको सिखा के दिखा दूंगा, लेकिन सपोर्ट आपको ही करना है। आप इसी तरीके से मेहनत करिए। आपसे सपोर्ट में कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, आपसे सपोर्ट में कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लास शेयर करो या ये करो कि वो करो, कुछ नहीं। सपोर्ट का यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब है कि आप लास्ट तक सारी क्लासेस जरूर देखें। अगर आपको कोई क्लास बहुत बेसिक भी लगती है तो भी आप क्लासेस को आगे तक देखें, क्योंकि अगर किसी चीज़ में मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी चीज़ को मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहे होंगे, उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे, और वो कारण आपके बहुत स्पष्ट है कि आपको इंग्लिश को बेसिक से समझाना जरूरी है, तभी आपकी नींव बन पाएगी। और नींव अगर मजबूत नहीं है, अगर नींव कमजोर रह गई ना, तो फिर बड़ी इमारत खड़ी नहीं कर पाओगे। मेरा पूरा एफर्ट आपके साथ है, 100% ट्राई करूंगा, 100% करेंगे। बाकी आप लोगों की अंतिम जो एफर्ट है वो आपका ही है, आप करोगे तो 100% सिलेक्शन है। कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। बाकी 2 बजे मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन की क्लास में। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।